अध्याय 1952 नहाने का पानी बेचना। आंतरिक शिष्यों का बाजार एक अनौपचारिक व्यापारिक स्थल था जिसे आंतरिक शिष्यों द्वारा प्रबंधित और बारंबार किया जाता था। यह वह जगह थी जहां आंतरिक शिष्य अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते थे। काओ चेंगली के नेतृत्व में उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में देर नहीं लगी। बाजार कुछ जर्जर नजर आ रहा था। संक्षेप में, यह पहाड़ की तलहटी में बस एक छोटा सा आंगन था। अपने टोकन चमकाने के बाद झांग हुआन और काओ चेंगली को बाजार में प्रवेश दिया गया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनके पास काफी संख्या में विक्रेता थे और उनके सामने एक दो सामान रखे थे। तलवारें, खेती की तकनीक, नियमावली, औषधीय जड़ी बूटियां, गोलियां, पालतू जानवर, इसमें अधिकांश बुनियादी जरूरतें थीं जिन्हें एक किसान को कवर करने की आवश्यकता होगी। वे जो सामान बेच रहे थे उनमें से अधिकांश संप्रदाय से नहीं थे, बल्कि वे व्यक्तिगत संपत्ति थी जो आंतरिक शिष्यों ने या तो अपने मिशन के बीच में हासिल कर ली थी या अपने कुलों से ले आए थे। हम केवल तलवार मंडप के सिक्के स्वीकार करते हैं, न कि मूल अमर गोलियां। यह वह उत्तर था जो झांग जुवान को विक्रेताओं से तब मिला जब उसने उनके साथ व्यापार करने की कोशिश की। वे यहाँ अपना माल क्यों बेच रहे थे, इसका मुख्य कारण कुछ तलवार मंडप सिक्के अर्जित करना था ताकि वे तलवार बुद्धि के संग्रह और स्पेरिंग तलवारों के हॉल में प्रवेश कर सकें। वे स्थान थे जहां आंतरिक शिष्य अक्सर तलवार के रास्ते में अपना मार्ग आगे बढ़ाने के लिए जाते थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? झांग हुआ ने निराशा में सोचा। उसने सोचा था कि वह पैसे के लिए काओ चेंगली से प्राप्त मूल अमर गोलियों का आदान प्रदान करने में सक्षम होगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि उनमें से कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। आरोही बादल तलवार मंडप में सबसे ज्यादा माना जाने वाला नहीं था किसी की खेती, लेकिन तलवारबाजी में महारत। केवल श्रेष्ठ तलवारबाजी के साथ एक शिष्य अपने साथियों से अलग खड़ा होता है और उसे संप्रदाय के लिए एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। बदले में, संप्रदाय उसे अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधन प्रदान करेगा। जैसे खेती के संसाधन, जैसे कि बेसिक इमोर्टल पिल्स, यहाँ इसके विपरीत कम मूल्यवान थे। यंग मास्टर, क्या हमें सिर्फ चोरी का सहारा लेना चाहिए? मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो आपके जैसे मजबूत नहीं हैं। जब तक हम उन्हें एक कोने में ले जाने और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, तब तक हमें वह सब कुछ हासिल करने में सक्षम होना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। झांग शुवान के चेहरे पर निराश नजर को देखकर काओ चेंगली ने आगे बढ़कर उसे एक समाधान प्रस्तुत किया। माइबो एक्स नोवेल पर पढ़ना। कॉम, कृपया तुम अपना सिर छीन लो। झांग हुआन गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। क्या आप बोलते समय अधिक सामान्य ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं? हम आरोही बादल तलवार मंडप में हैं। अगर तुम मरना चाहते हो, तो आगे बढ़ो और कुछ चुराने की कोशिश करो। और एक कोने में दुपली। क्या तुम सच में सोचते हो कि भीतर के चेले मूर्ख हैं? जो किसान इसे यहाँ बनाने में कामयाब रहे हैं उनके पास कुछ कौशल हैं, आप जानते हैं। आपको पहले से ही आभारी होना चाहिए कि वे आपको लूटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर वह काम नहीं करता है, तो मैं अपने आकर्षण से किसी एक विक्रेता को बहकाने की कोशिश क्यों नहीं करता? अभी कुछ समय पहले मैंने एक खूबसूरत आंतरिक शिष्या को वहां अपना सामान बेचते देखा। काओ चेंगली ने अपने समाधान प्रस्तुत करना जारी रखा। झांग हुआ ने अपना चेहरा पकड़ लिया। इस समय वह वास्तव में काओ चेंगली को लात मारना चाहता था और उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। आगे बढ़ो और जो चाहो करो। बस यह मत कहो कि तुम मेरे साथ जुड़े हो और मुसीबत में पड़ने के बाद मेरी तलाश में मत आओ। झांग शुवान ने अधीरता से अपना हाथ लहराया और सड़कों पर चलना जारी रखा। कुछ विक्रेताओं के पास जाने के बाद उन्होंने पाया कि ईथर टोकन की कीमत मानक थी। उन सभी की कीमत 20 तलवार मंडप के सिक्के थे। मूल अमर गोली भी केवल 2 तलवार मंडप सिक्कों के लायक थी। दूसरे शब्दों में, उसके पास मौजूद सारी संपत्ति के बावजूद उसके पास अभी भी एक ईथर टोकन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। एक ईथर टोकन की कीमत एक मूल अमर गोली की तुलना में इतनी अधिक क्यों होगी? झांग हुआ ने आंतरिक शिष्य विक्रेताओं में से एक से पूछा। आपको दूरस्थ स्थानों से ईथर टोकन की कीमतों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वे ईथर टोकन खेती को केवल ग्रेट सेज 1 डैन तक संतुलित करते हैं, इसलिए उनकी कीमतें निश्चित रूप से कम हैं। दूसरी ओर, हमारे संप्रदाय में बेचे जाने वाले ईथर टोकन प्राचीन ऋषि 1 दान की खेती को संतुलित करते हैं, इसलिए यह बिना कहे चला जाता है कि यह बहुत अधिक मूल्य का है। यदि आप पहले से ही इस मूल्य निर्धारण से चकित हैं, तो आपको मुख्य शिष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईथर टोकन पर एक नज़र डालनी चाहिए। उनके ईथर टोकन खेती को छद्म अमर दायरे में संतुलित करते हैं, और लागत इससे कहीं अधिक है।
आंतरिक शिष्य विक्रेता ने उत्तर दिया। समझा। झांग हुआ ने एहसास में सिर हिलाया। सच कहूं तो उसने नहीं सोचा था कि उत्तर इतना आसान होगा। उसने सोचा कि सभी ईथर टोकन समान थे, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। प्राचीन ऋषि एक दान के खेती क्षेत्र के साथ एक कृषक अधिक शक्तिशाली तलवार कलाओं को आजमाने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत अधिक होगी। विक्रेता के साथ खुद को परिचित करने के लिए कुछ और प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने अंत में पूछा, ठीक है, मैं बाजार में आने का कारण यह है कि मुझे तत्काल एक ईथर टोकन की आवश्यकता है। हालांकि मेरे पास इस समय वास्तव में कोई पैसा नहीं है। क्या मेरे लिए यहाँ पैसे कमाने का कोई तेज तरीका है? पैसे कमाने का तेज तरीका? मुझे इसके बारे में बताएं जब आपको कोई मिल जाए। अगर मेरे मन में एक बेहतर विचार होता तो मैं यहाँ अपना सामान नहीं बेचता। भीतर के शिष्य विक्रेता ने आंखें मूंद ली। उन शब्दों को सुनकर झांग शुआन ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। विदा लेते हुए उन्होंने अपने चेहरे पर एक चिंतनशील दृष्टि के साथ सड़कों पर चलना जारी रखा। मेरे पास इस समय केवल 7 मूल अमर गोलियां और एक भंडारण की अंगूठी है। मैं 20 तलवार मंडप के सिक्के नहीं कमा पाऊंगा, भले ही मैं इसे सब बेच दूं। यदि उसके पास कीमती सामान भी होता, तब भी वह अपना खुद का स्टोर स्थापित करने पर विचार कर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे अन्य आंतरिक शिष्यों ने किया था। उसके साथ समस्या यह थी कि उसके पास इस समय अधिक मूल्यवान वस्तु नहीं थी। उदाहरण के लिए भंडारण के छल ले लें। जुआनजियांग शहर में एक दुर्लभ वस्तु होने के बावजूद अब तक जो भी वह आरोही बादल तलवार मंडप में मिले थे, उनमें से प्रत्येक के पास वास्तव में एक था। जब उन्होंने इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में संप्रदाय से किराए पर लेना भी संभव था। इसके लिए कोई बाजार नहीं था। जहां तक मूल अमर गोलियों का सवाल है, भले ही वह किसी भी तरह से कुछ खरीदार ढूंढने में कामयाब हो गया हो, फिर भी वह एक ईथर टोकन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा। गहरी आह भरते हुए झांग शुआन ने एक बार फिर से अपने वर्तमान मौद्रिक मुद्दों पर अपने दिमाग को चकमा देना शुरू कर दिया, जब एक शानदार विचार ने अचानक उसे मारा। सही, डोंगजू लौकी के नहाने के पानी में किसी की चोटों को तेजी से ठीक करने का रहस्यमय प्रभाव होता है। अगर मैं इसे बेचूं तो इसे काफी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। सच कहूं तो अजूर में आने के बाद से उसने वास्तव में बहुत कुछ नहीं किया था। लड़ाई लड़ने के अलावा वह और कोई तरीका नहीं जानता था जिससे वह जल्दी से पैसा कमा सके। अगर उसके पास कुछ था जो दूसरों के लिए मूल्यवान था, तो वह केवल लौकी के नहाने का पानी हो सकता था। सौभाग्य से उसके भंडारण की अंगूठी में अभी भी इसकी कई बोतलें थीं। इस लौकी का नहाने का पानी घावों को ठीक करने में असाधारण रूप से प्रभावी था, जैसे कि बाजार में शायद कोई भी गोली नहीं थी जो इसका मुकाबला कर सके। जब तक वह इसे अच्छी तरह से बाजार में बेच सकता है और इसे बेच सकता है, तब तक वह एक ईथर टोकन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बनाने में सक्षम होना चाहिए। यह तब तय हो गया है। बिना किसी झिझक के झांग जुबान ने अपने भंडारण की अंगूठी से कुछ सामग्री निकाली और एक स्टैंड स्थापित किया। उसने लौकी के नहाने के पानी से युक्त जेट की बोतलें निकाली और बड़े करीने से उनके सामने रख दी। वह एक पल के लिए झिझका और बैठने से पहले एक कपड़ा निकाला और गॉडली रिकवरी मेडिसिन शब्द लिखा। ईश्वरीय रिकवरी मेडिसिन। भाई, तुम सच में मौत से नहीं डरते? क्या आप नहीं जानते कि ईश्वर शब्द का प्रयोग लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए? देवताओं को इसके बारे में पता चलने के बाद आप नष्ट हो जाएंगे। झांग जुबान के पास बैठे आंतरिक शिष्य ने उसके संकेत पर एक नजर डाली और भयभीत होकर कहा, शब्द का आकस्मिक रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आरोही मेघ तलवार मंडप में स्वॉर्ड गॉड हॉल नामक स्थान भी नहीं है? स्वॉर्ड गॉड हॉल में इस्तेमाल किया गया भगवान चरित्र हमारे संप्रदाय के संस्थापक द्वारा हॉल ऑफ गॉड से छीन लिया गया था। हालांकि जैसा कि हमारे संस्थापक केवल आधा चरित्र छीनने में कामयाब रहे थे, उन्हें केवल एक साधारण इमारत के नाम पर चरित्र का उपयोग करने का अधिकार था, न कि संप्रदाय के नाम पर। पूरे महाद्वीप में केवल ईथर हॉल को इस चरित्र को अपने नाम पर रखने का अधिकार है। किंवदंती है कि ईथर हॉल के संस्थापक ने अकेले ही हॉल ऑफ गॉड्स में प्रवेश किया और देवताओं की पलकों के ठीक नीचे एक संपूर्ण भगवान चरित्र को जबरदस्ती ले लिया। आंतरिक शिष्य ने समझाया, अजूर वास्तव में कुछ पात्रों के उपयोग को भी सीमित करता है। झांग हुआन हैरान था। कुछ और सवाल पूछने के बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अजूर, जिसे छोड़े गए महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, को देवताओं द्वारा फेंके गए भूमि का एक टुकड़ा कहा जाता था।
देवताओं ने इस भूमि को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और इसमें रहने वाले प्राणियों को भगवान चरित्र का उपयोग करने से मना किया। यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वह 6 संप्रदाय हो या सामान्य नागरिक। अगर किसी को वास्तव में इस चरित्र का उपयोग करना था, तो ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था। एक को देवताओं के हॉल में प्रवेश करना होगा और देवताओं से भगवान चरित्र चोरी करना होगा। पिछले कुछ सहस्राब्दियों में आरोही बादल, तलवार मंडप और ईथर हॉल केवल वही थे जो सफल हुए थे। पूर्व आधा चरित्र चुराने में कामयाब रहा, जबकि बाद वाला हॉल ऑफ गॉड्स से पूरे चरित्र का दावा करने में सफल रहा। अन्य संप्रदायों ने भी हाथ आजमाया था, लेकिन वे पहले कभी सफल नहीं हुए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉल ऑफ गॉड्स कितना भयावह था। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में भगवान चरित्र का उपयोग लापरवाही से नहीं किया जाना था। इस प्रकार झांग हुआन ने बोर्ड से गॉडली रिकवरी मेडिसिन को मिटा दिया और इसे डिवाइन रिकवरी मेडिसिन में बदल दिया। उन्होंने नीचे एक टैगलाइन जोड़ने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए सोचा, सभी प्रकार की चोटें और बीमारियां पलक झपकते ही ठीक हो जाएंगी। उसके बाद वह ग्राहकों के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। 2 घंटे तेजी से बीत गए। काफी ग्राहक थे जो करीब से देखने के लिए उनके स्टैंड पर आए। हालांकि जब उन्होंने जेब की बोतल को खोल दिया और अंदर की सामग्री की जांच की, तो उन्होंने निराशा में सिर हिलाया और चले गए। बाजार में बिकने वाली अधिकांश औषधियां आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थीं, लेकिन जेब की बोतल में जो कुछ भी था वह साधारण सादे पानी से अलग नहीं था। कौन मूल्यवान तलवार मंडप के सिक्कों को इस तरह बेकार कुछ खरीदने के लिए बर्बाद करना चाहेगा? बहुत पहले सूरज क्षितिज से पहले ही अस्त होने लगा था। गहरी आह भरते हुए झांग शुवान उस दिन के लिए अपना सामान समेटने ही वाला था कि एक युवती अचानक उसके पास आ गई। यह युवती अपने शुरुआती बेसवाल दशा में दिखाई दी, जबकि उसके रूप की तुलना झाओ या और अन्य लोगों से नहीं की जा सकती थी। उसके लंबे कद और नाजुक विशेषताओं ने उसे एक दुर्लभ सुंदरता बना दिया। झांग जुवान ने देखा कि उसकी भौहें कसकर आपस में जुड़ी हुई थीं, जैसे कि उसके दिल पर कोई भार पड़ रहा हो। क्या आपकी दवा वास्तव में प्रभावी है? युवती झांग शुवान के पास गई और पूछा। बेशक, झांग हुआन ने सिर हिलाया। यह दिल की धड़कन में किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। यदि यह काम नहीं करता है, तो मैं आपको तुरंत पूर्ण धन वापसी दूंगा। मेरे एक करीबी रिश्तेदार को एक अमर जानवर ने घायल कर दिया है। हमने उस पर हर तरह की दवा का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं आपकी दवा को भी आजमाऊंगा। प्रत्येक बोतल की कीमत कितनी है? युवती कुछ देर के लिए रुकी और पूछने लगी। उसके उस करीबी रिश्तेदार को संप्रदाय के सबसे अच्छे चिकित्सकों ने निदान किया था और उसने हर तरह की दवा भी आजमाई थी। हालांकि वे सभी अप्रभावी साबित हुए। यह बेहद हताशा में था कि वह चमत्कार पर ठोकर खाने की उम्मीद में बाजार से बाजार तक घूमती रही। जैसे झांग शुवान ने जो बोर्ड लगाया था, उसने तेजी से उसका ध्यान खींचा। उन्होंने जो टैगलाइन लगाई थी, उसमें हर तरह की चोटों और बीमारियों को ठीक करने का वादा किया गया था। इस प्रकार संभावना जितनी कम थी, उसने इसे आजमाने का फैसला किया। शायद यह सिर्फ चमत्कार हो सकता है कि उसके करीबी रिश्तेदार को ठीक होने की जरूरत थी। उसे एक कोशिश करनी थी। प्रत्येक बोतल की कीमत 20 तलवार मंडप के सिक्के हैं। झांग हुआन ने जवाब दिया। 20 तलवार मंडप सिक्के? आप इसके बजाय बैंक लूटने क्यों नहीं जाते? युवती हैरान रह गई। साधारण रिकवरी पिल्स, यहाँ तक स्यूडो इमोर्टलिटी में भी केवल 10 तलवार मंडप सिक्कों के लायक थे। फिर भी साफ पानी से अलग दिखने वाली इस जेड बोतल की कीमत वास्तव में 20 तलवार मंडप के सिक्के हैं। आप मुझे घोटाला करने की कोशिश कर रहे होंगे। युवती, मेरा माल मेरे द्वारा लिए गए हर एक सिक्के के लायक है। प्रीमियम कीमत वसूलने की मेरी हिम्मत का कारण यह है कि मुझे अपनी दवा पर भरोसा है। नहीं तो मैं इस तरह स्टैंड बनाने के लिए जान से मारने के लिए कह रहा होता। झांग हुआ ने शांति से युवती को उत्तर दिया। यदि आप इसे बहुत महंगा पाते हैं तो आप खरीदना नहीं चुन सकते हैं, लेकिन बस इतना जान ले कि यह कीमत कभी नहीं बदलेगी। जिसके बाद झांग जुवान ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह कम परवाह कर सकता है कि युवती खरीदना चाहती है या नहीं। उसने वास्तव में खुद कभी व्यवसाय नहीं किया था, लेकिन कई किताबें पढ़ने के बाद वह सामान्य चाल और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के बारे में जानता था, जिसका उपयोग व्यवसायी करते थे। यदि वह अपने सामान को बढ़ावा देने के लिए सख्त प्रयास करता है, तो इससे उसका उत्पाद कम विश्वसनीय दिखाई देगा। इसके विपरीत, यदि वह एक उच्च मनोवृत्ति बनाए रखता है जिससे दूसरों के लिए उसे पढ़ना असंभव हो जाता है,
तो इस बात की अधिक संभावना है कि वह दूसरों का विश्वास जीतने में सक्षम होगा। इसके अलावा वह जो नहाने का पानी बेच रहा था वह उतना ही चमत्कारी था जितना उसने दावा किया था, और देखने से ऐसा लग रहा था कि झांग शुआन की चाल वास्तव में काम कर रही थी। अन्य परिस्थितियों में युवती बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चली जाती। हालांकि तथ्य यह है कि वह पानी की बोतल के प्रभावों को देखने में असमर्थ थी और विक्रेता ने जो अजीबोगरीब आत्मविश्वास भरा रवैया रखा था वह उसे झिझक रहा था। उसके करीबी रिश्तेदार जिस स्थिति से पीड़ित थे वह कोई साधारण दवा नहीं थी, इसलिए दवा के चारों ओर रहस्य की हवा युवती में घूम रही थी। आखिरकार वह जिस चीज की तलाश में थी वह एक चमत्कार था, एक अलौकिक शक्ति जो किसी तरह असंभव को हासिल कर सकती थी। एक पल की झिझक के बाद उसने एक बोतल ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी दवा खरीदती हूँ। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ छल किया जाए। यदि आपकी दवा काम नहीं करती है तो मैं आपका शिकार कर दूंगा और मुझे धोखा देने के दुस्साहस के परिणाम आपको दिखाऊंगा। निश्चित होना, यदि मेरी दवा प्रभावी है तो आप एक भी शब्द कहने से पहले मैं अपना स्टोव तोड़ दूंगा। झांग शुआन ने एकदम बेपरवाही के साथ उत्तर दिया, लगभग मानो उसने अतीत में इस तरह के बहुत से शब्द सुने हों। वह वैसे भी नहाने के पानी को एक बार बेचने की योजना बना रहा था। एक बार जब उसने एक ईथर टोकन प्राप्त कर लिया तो उसे अब पैसा कमाने के लिए ऐसे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आखिरकार वह युगल के माध्यम से पैसे कमाने में एक पेशेवर था। यह सबसे अच्छा होगा, युवती ने उत्तर दिया। उसने एक बैग निकाला और उसे लापरवाही से उछाल दिया। ये रहे आपके 20 तलवार मंडप के सिक्के। जिसके बाद युवती मुड़ी और भीतर के शिष्यों के बाजार को छोड़कर चली गई। झांग शुआन ने उत्साह से बैग खोला और तेजी से उसकी सामग्री गिन ली। वहां वास्तव में 20 तलवार मंडप के सिक्के थे। उसने सोचा कि खरीदार मिलने से पहले उसे कुछ और दिनों के लिए बाजार में डेरा डालना होगा, लेकिन चीजें उसके विचार से कहीं अधिक सुचारू रूप से चल रही थी। अपने पैरों पर उठकर वह अपना स्टैंड पैक करने ही वाला था कि विक्रेता उसके सामने बैठा हुआ था और अचानक उसका ओवर हो गया और उसने दया से सिर हिलाया। आपको जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। वास्तव में आपको आरोही बादल तलवार मंडप को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत जल्द मांस के पेस्ट में तोड़ दिया जा सकता है।